जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका 23rd चैप्टर मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का नेक्स्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट 2 पार्ट में हमने जो मोस्ट ऑफ द कमिटीज़ है वो कवर कर लिए हैं। अब इस पार्ट में हम जो बचे हुए सारे कमिटीज़ है वो कवर करेंगे, मतलब कमिटी टू इंक्वायर, कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। तो ये सारी जो कमिटीज़ है, हाउस कीपिंग कमेटी, तो ये सारी कमिटीज़ जितनी भी बची हुई है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आता है कमिटीज़ टू इंक्वायर। अब कमिटीज़ टू इंक्वायर में सबसे पहली आती है कमिटी ऑन पिटिशंस। अब देखिए, पिटिशन मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिस पर कई लोगों ने साइन किया हुआ है। मतलब एक साथ काफ़ी लोग वो चाहते हैं करना, और उसके लिए अगर कोई अग्रीमेंट लाया जाता है तो उसे हम पिटिशंस कहते हैं। तो एक होती है कमिटी ऑन पिटिशंस, मतलब ऐसे ही जो पिटिशंस होते हैं या फिर जो बिल्स होते हैं जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए लाए जाते हैं, उसे एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर राहुल गांधी साहब जो है, उन्होंने अगर कोई यहाँ पर पिटिशन लेकर आए कि यहाँ पर जो किसान हैं उनके लिए एक आलू की फैक्ट्री खोली जाए, तो ये जो पिटिशन है वो एग्जामिन करेगी, वो देखेगी कि सचमुच यहाँ पर जो आलू की फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऑन लाइटर नोट, अब देखिए यूनियन सब्जेक्ट जो है, यूनियन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड अगर कोई मैटर आते हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी एसोसिएशन के द्वारा, तो उसे भी एंटरटेन करते हैं, उसे भी देखते हैं, उसे भी एग्जामिन करते हैं। अब इसमें ये जो कमेटी है, लोकसभा कमेटी, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा कमेटी जो है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। अब ये मेंबर जो है इनके याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर सवाल पूछा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कितने मेंबर्स है ये पूछा जाएगा, क्योंकि इनके जो काम है वो तो आप इजीली इसका नाम देखकर ही बता सकते हो। फिर दूसरी आती है कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखिए, जितने भी मेंबर्स होते हैं हाउस के, उन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब सहूलतें मिलती है। अब उसका अगर ब्रीच होता है, उसका अगर हनन होता है, उसका अगर एडवांटेज लिया जाता है, तो ये कमेटी उसके बारे में एग्जामिन करेगी। अब इस कमेटी का जो फंक्शन होता है वो सेमी जुडिशियल होता है। अब सेमी जुडिशियल का मतलब क्या होता है? देखिए, जुडिशियल मतलब क्या है कि सीधा निर्णय जो है वो सुना सकते हैं, और किसी भी तरीके का अगर केस उनके पास आता है तो उसका निर्णय वो सुना सकते हैं। अब सेमी जुडिशियल मतलब क्या होता है कि कुछ पेनल्टीज जो है वो लगा सकते हैं। अब ये जो है ये एग्जामिन करेंगे ऐसे जो भी केसेस आते हैं, जो प्रिविलेजेस जो है उसका ब्रीच किया जाता है, तो ये सारे केसेस एग्जामिन करेंगे। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट एक्शंस होते हैं वो यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सेमी जुडिशियल बॉडी है। अब इसमें जो लोकसभा है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। तो आप अगर देखोगे कमिटी ऑन इंक्वायर, तो दोनों जो है उसमें 15 और 10 होते हैं। फिर तीसरी आती है एथिक्स कमेटी। अब ये जो कमेटी है ये राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1997 में, और लोकसभा में की गई थी 2000 में। अब देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो ये इन्फोर्स करते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, जिससे कि एक एथिकल एनवायरनमेंट जो है वो हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। और जो मिसकंडक्ट के जो केसेस होते हैं उसे ये रिकमेंड करते हैं अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। मतलब जो भी पार्लियामेंट में एक डिसिप्लिन चाहिए होता है वो मेंटेन करने का काम एथिक्स कमेटी का होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेटी आती है कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। अब स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल करने के लिए जो कमेटी होती है उसे हम कहते हैं कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। अब पहली इसमें आती है कमिटीज़ ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। अब देखिए, जो मिनिस्टर्स होते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिनिस्टर है, इन्होंने वादे किए होंगे लोगों से कि हम ये काम करने वाले हैं, हम वो काम करने वाले हैं, हम नारियल का जूस बेचेंगे, हम विकास लाएंगे। तो ये सारे जो वादे होते हैं, ये वादों को मिनिस्टर्स हकीकत में बदल रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम होता है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस का। मतलब यही कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो ये जो कमेटी होती है एग्जामिन करती है जो भी अश्योरेंस, जो भी प्रोमिसेस मिनिस्टर्स देते हैं, लेकिन या कहाँ पर? रैलियों में नहीं तो हाउस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउस में। नहीं तो रैलीज़ में तो काफ़ी लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन हाउस में ये जो प्रोमिसेस, जो अश्योरेंस देते हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, कितने एक्सटेंट तक वो कैरिड हो रहे हैं, ये देखने का काम होता है इस कमेटी का। इसमें भी 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के होते हैं 10 मेंबर्स। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना।
फिर नेक्स्ट आती है कमिटीज़ ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दी हुई है, पार्लियामेंट ने कुछ पावर दी हुई है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स ये सब बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और इन्हें ये पावर किसने दी है? तो पार्लियामेंट। उसी के साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तरफ से जो एग्जीक्यूटिव्स को पावर मिली है वो उस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम किसका होता है? तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का होता है। अब ये जो कमिटी है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दोनों हाउसेस में इनके 15 मेंबर्स होते हैं। तो ये देखिए ये एक एक्सेप्शन है। जो अभी तक हमने कमिटीज़ देखी उसमें कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्सेप्शन है, इसमें दोनों हाउसेस में 15 मेंबर्स होते हैं। फिर आती है कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। अब ये जो कमिटी है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1975 में। उसी के साथ साथ लोकसभा में इसके 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में इसके 10 मेंबर्स होते हैं। अब हाउस में जो मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर पेपर रखे जाते हैं टेबल पर, तो ये जो पेपर्स रखे गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये देखने का काम होता है इस कमेटी का। अब जो ऐसी चीज़ें कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंडर में आती है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती है, उसमें ये कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल ये हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आती है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/STs। अब इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। अब इस कमेटी का काम क्या होता है? अब देखिए नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST हमने देखा हुआ है, तो उनके पास से जो भी रिपोर्ट्स आती है उसे कंसिडर करने का काम इस कमेटी का होता है। उसी के साथ साथ जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें देखी जाती है उससे रिलेटेड मैटर का एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है। जैसे कि कोई अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टेटरी सेफगार्ड देना है या फिर कोई वेलफेयर प्रोग्राम निकाला जा रहा है तो उस पर एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है। फिर आती है कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। तो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1997 में और इसमें भी 30 लोग होते हैं, 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। अब इसमें जो भी यूनियन गवर्नमेंट जो है जो भी यहाँ पर मेजर्स लेती है, जो भी यहाँ पर डिसीजंस लेती है जिससे कि जो विमेन है उनका स्टेटस, डिग्निटी, इक्वालिटी ये बढ़ती है, तो उसे एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। उसी के साथ साथ जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है उसकी भी रिपोर्ट ये जो कमेटी है ये एग्जामिन करती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें पता है कि अगर एक इंसान 2 सरकारी ऑफिस से अगर सैलरी उठाता है तो उसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये कमेटी क्या करेगी? ऐसे ही अगर कोई केसेस होते हैं तो उसे एग्जामिन करने की कोशिश करेगी। अब अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो अगर वो और भी कोई ऑफिस संभाल रहा है जिससे कि उसे सरकारी तिजोरी में से अगर पैसे जा रहे हैं, सैलरी जा रही है, तो उसे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसका भी एग्जामिन करने का काम ये जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होता है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 होते हैं लोकसभा से और 5 होते हैं राज्यसभा से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कमिटीज रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। मतलब यहाँ पर डे टू डे बिजनेस जो चलता है, रोज का जो बिजनेस चलता है हाउस का, उससे रिलेटेड ये कमेटी है। तो पहली आती है यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब ये कमेटी क्या करेगी? तो अब ऐसे कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसी के साथ साथ जो टाइम टेबल है हाउस का उसे रेगुलेट करने का काम इस कमेटी का होता है। अब अगर सरकार को कोई भी ऐसी चीज़ हाउस के सामने रखनी है तो उसके लिए जो टाइम अलोकेट करने का काम होता है वो भी इस कमेटी का होता है। अब इसमें जो लोकसभा है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। अब 15 मेंबर्स में जो स्पीकर है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं और जो राज्यसभा है उसमें 11 लोग होते हैं। इसमें चेयरमैन जो है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आती है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशंस। अब देखिए प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा बिल जो मिनिस्टर नहीं लाता है उसे हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अब इसमें ये जो कमेटी होती है ये क्लासिफाई करती है बिल को, और प्राइवेट मेंबर अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए जो भी टाइम अलोकेट किया जाता है वो इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। और ये स्पेशल कमेटी होती है लोकसभा की जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं और इसमें डिप्यूटी स्पीकर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं और ये जो डिप्यूटी स्पीकर है वो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा जो है उनके पास ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है। फिर ये राज्यसभा में अगर ऐसी कोई चीज़ें आती है तो वो कौन हैंडल करेगा? तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये सारे फंक्शन जो है वो राज्यसभा में देखती है। फिर नेक्स्ट आती है रूल कमेटी। अब इसमें अगर कोई नेसेसरी अमेंडमेंट्स लगते हैं या फिर एडिशंस लगते हैं रूल ऑफ द हाउस में, क्योंकि हमने देखा है जो हाउस है उसके भी रूल्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स लगते हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसे बताने का काम ये रूल्स कमेटी का होता है। अब लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें स्पीकर जो है
वो इंक्लूड किए जाते हैं। स्पीकर इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें चेयरमैन जो है वो एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स। अब देखिए, अगर कोई मेंबर है जैसे सचिन तेंदुलकर है, अगर उन्हें छुट्टी चाहिए तो उन्हें लीव देने का काम कौन करेगा? उनकी जो लीव की एप्लीकेशन है उसे कौन कंसिडर करेगा? कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर्स। और हमने देखा है कि अगर कोई 60 दिन से ज्यादा अब्सेंट रहता है कंटिन्यूअसली हाउस से, तो उसे हाउस से निकाल दिया जाता है। तो अगर कोई मेंबर 60 दिनों से ज़्यादा अब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, तो उनका भी जो केस है वो कमेटी ऑन अब्सेंस ऑफ मेंबर जो है वो देखती है। ये स्पेशल कमेटी है लोकसभा की, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, और राज्यसभा के लिए कोई भी ऐसी कमेटी नहीं है। तो ऐसे जो भी मैटर्स है राज्यसभा में, वो राज्यसभा खुद डील करता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हाउस कीपिंग कमिटीज़। अब हाउस कीपिंग कमिटीज़ में सबसे पहली आती है जनरल पर्पस कमेटी। तो जनरल पर्पस कमेटी मतलब क्या है? जनरल चीज़ें जो किसी भी कमेटी के अंडर में नहीं आती है, ऐसी कोई चीज़ें जनरल पर्पस कमेटी जो है वो हैंडल करेगा। अब दोनों हाउसेस में जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। तो बस इतनी ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है वही इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें बाकी कमेटीज़ के अंडर में नहीं आती है वो इस कमेटी के अंडर में आएगी। अब देखिए, जो अकोमोडेशन होता है मेंबर्स का और बाकी चीज़ें जैसे फूड, मेडिकल एड, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सब कुछ हाउस कमेटी देखती है। अब राहुल गांधी साहब अगर उन्होंने काफ़ी रैलीज कर ली, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अब मेडिकल एड के लिए अगर उन्हें अमेरिका जाना है तो कौन देखेगा? तो हाउस कमेटी देखेगी। अब मोदी साहब है, अब मोदी साहब ने अगर भाषण देते हैं उन्हें रोना आ गया, अगर उन्हें पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है तो कौन देखेगा? तो हाउस कमेटी देखेगी। तो ये जो कमेटी है हाउस कमेटी, ये सारी अकोमोडेशन से रिलेटेड चीज़ें हो, फूड, मेडिकल एड, ये सब चीज़ें से रिलेटेड दोनों हाउसेज जो है उनकी खुद की हाउस कमेटीज़ होती है। अब लोकसभा जो है उसमें 12 मेंबर्स होते हैं। फिर आती है लाइब्रेरी कमेटी। अब जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लाइब्रेरी कमेटी देखती है। अब इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, 6 होते हैं लोकसभा से और 3 होते हैं राज्यसभा से। फिर आती है जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। अब ये जो कमेटी है ये बनाई गई थी सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के अंडर में। अब इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10 होते हैं लोकसभा से, 5 होते हैं राज्यसभा से। अब जो सैलरीज होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ये कमेटी देखती है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल देने लायक भी कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा नाम है और सीधा सीधा आपको पता चल सकता है। याद रखने लायक सिर्फ यही चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, ताकि आप नोट जब बनाओ तो आपको आसानी जाए। फिर यहाँ पर लास्ट आती है कंसल्टेटिव कमिटीज़। अब जो मेंबरशिप होती है इस कमेटी की वो वॉलंटरी होती है, मतलब वो मेंबर पे छोड़ दी जाती है कि आपको इसमें कमेटी में मेंबरशिप लेनी है या फिर नहीं लेनी है। अब मैक्सिमम मेंबरशिप जो होती है कमेटी की वो 30 होती है और मिनिमम जो है वो 10 होती है। अब ये जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हर वक्त जब न्यू लोकसभा आएगी, मतलब जैसे अभी 2019 में इलेक्शन होंगे तो वहाँ पर जब नई लोकसभा आएगी तो ये जो कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। और उसी के साथ साथ सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है फॉर ऑल द रेलवे जोन। अब आपको रेलवे जोन्स पता है, तो जितने भी रेलवे जोन्स है उसके लिए एक इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो बनाई जाती है। अब कंसल्टेटिव कमेटी मतलब हमें पता ही है कि कंसल्ट करना, इनसे कंसल्ट करके जो चीज़ें हैं वो की जाती है। अब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जोन के अंडर में आते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी के लिए। अब ये जो कमेटी है कंसल्टेटिव कमेटी, ये अटैच होती है वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो उससे कोई कंसल्टेटिव कमेटी अटैच होगी। फिर जो डिमोनेटाइजेशन जैसे जो भी चीज़ें होती है तो उसके लिए कंसल्ट करना तो ये कमेटी से किया जाता है। अब इसमें दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो उससे अगर कोई कंसल्टेटिव कमेटी फॉर्म होती है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर जो हेड रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वो इसके चेयरमैन रहेंगे। अब ये कमेटी क्या करती है, तो एक फोरम देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर इनफॉर्मल डिस्कशंस हो सकता है मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। जिससे कि यहाँ पर अब राहुल गांधी साहब है और यहाँ पर शशि थरूर साहब है। अब राहुल गांधी साहब यहाँ पर अगर पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, तो शशि थरूर साहब यहाँ पर बोल रहे हैं फ्लोसी नौसी निहिलिफिकेशन। राहुल गांधी साहब भी बोल रहे हैं मैंने तो जवाब मांगा था, यहाँ तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और गाइडलाइन जो रहती है जैसे कंपोजिशन कितना रहेगा, कितने लोग इसमें रहेंगे, उसका फंक्शन क्या रहेगा, प्रोसीजर्स क्या रहेगी, तो वो भी कौन देखता है, तो जो मिनिस्ट्री है वही यहाँ पर देखती है। अब देखिए, जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के और जब सेशंस नहीं होते हैं, मतलब जो रिसेस होती है, वो पीरियड में भी जो मीटिंग्स है उसके अरेंजमेंट जो है ये मिनिस्ट्री करती है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। हमने जितनी भी कमिटीज़ है सब कुछ कवर कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।